गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था मीटर सेतु और उस पर बेस्ड थे न्यूमेरिकल। आज हम डिस्कस करेंगे विभव मापी। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियोमीटर। इंग्लिश में भी याद रखा करो, जब कॉलेज में स्टडी करोगे तो वहाँ ज़्यादातर टर्म बोली जाती हैं वो इंग्लिश में ही बोली जाती हैं। ठीक है, आपको ऐसे नहीं लगे ये क्या बोल रहे हैं सर, ये तो सुना ही नहीं कभी नाम। तो हिंदी के साथ में थोड़ा इंग्लिश टर्म भी याद रखा करो। विभव मापी तो नाम से स्पष्ट है, विभव मापी। विभव मापी, विभव को मापने वाला। फिर आप कहोगे सर विभव को मापने के लिए तो हम विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर यूज में लेते हैं, तो ये क्या है? देखिए, ये एक ऐसी युक्ति है, विभव मापी एक ऐसी प्रायोगिक युक्ति है जिसकी सहायता से विभवांतर या सेल का विद्युत वाहक बल यथार्थता से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब शुद्धता से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इसके जो पाठ्यांक होते हैं वो त्रुटिहीन होते हैं, जबकि वोल्टमीटर के जो पाठ्यांक होते हैं वो त्रुटिपूर्ण होते हैं। विभव मापी है वो शून्य विक्षेप बिंदु विधि पर आधारित होती है, अर्थात जब ये शून्य विक्षेप की अवस्था में होती है तो परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करती है, तो इसके द्वारा जो मापित मान होते हैं वो वास्तविक मान के बराबर होते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि विभव मापी एक आदर्श वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करती है। आदर्श वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करती है। देखो इसको समझिएगा, ये अपने पास एक प्रतिरोध R है और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो इसके A और B सिरों के मध्य विभवांतर होगा, वो होगा V इक्वल टू आई आर। अब इसी विभवांतर को मापने के लिए इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए, वोल्टमीटर का कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है और कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, तो इसी कारण ये जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है उसका कुछ अंश ये प्रतिरोध ग्रहण कर लेता है। अब प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान पहले की तुलना में कम होगा, वो होगा I माइनस आई डैश। धारा का मान कम होगा तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान भी कम होगा और वो होगा V डैश इक्वल टू I माइनस आई डैश इंटू R, जो वास्तविक विभवांतर से कम होगा। वोल्टमीटर द्वारा मापा गया जो मान है वो वास्तविक के विभवांतर से कम होगा, अर्थात इसके जो मान होंगे वो त्रुटिपूर्ण होंगे। अब ये मान त्रुटिहीन होने के लिए आई डैश का मान 0 होना चाहिए। आई डैश का मान 0 होने के लिए वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। आई डैश 0 हो जाएगी तो V डैश इक्वल टू V, इसके लिए वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, लेकिन ऐसे वोल्टमीटर का निर्माण संभव नहीं है जिसका प्रतिरोध अनंत हो। वास्तव में ऐसे वोल्टमीटर का निर्माण संभव नहीं है जिसका प्रतिरोध अनंत हो। अब इसी विभवांतर को मापने के लिए इस प्रतिरोध के समांतर हम कनेक्ट करते हैं विभव मापी। देखिए, विभव मापी होती है वो शून्य विक्षेप बिंदु विधि पर आधारित होती है। मतलब जब ये विभवांतर या विद्युत वाहक बल का जब मापन करती है तो ये परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करती है। तो यहाँ आई डैश का मान 0 होगा। आई डैश का मान 0 होगा तो इसमें करंट I है, तो इसमें भी I रहेगी, तो इसके द्वारा मापा गया विभवांतर होगा वो IR होगा, जो एक्चुअल विभवांतर के बराबर होगा। मैंने क्या बताया आपको कि विभव मापी शून्य विक्षेप की अवस्था में काम करती है। इस अवस्था में परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करेगी, तो इसके द्वारा मापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर के बराबर होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि विभव मापी है वो एक आदर्श वोल्टमीटर की भांति कार्य करती है।
आदर्श वोल्ट मीटर वो वोल्ट मीटर होता है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है, और प्रतिरोध अनंत होने के लिए आई डैश की वैल्यू 0 होगी। तो ये आई डैश की वैल्यू 0 किस में है? विभवमापी में। तो विभवमापी एक आदर्श वोल्ट मीटर की भांति कार्य करती है या व्यवहार करती है। अतः हम कह सकते हैं कि विभवमापी है वो वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है। ठीक है, वोल्ट मीटर जोड़ेंगे तो कोई ना कोई धारा ग्रहण करेगा तो इसके जो पाठ्यांक होंगे वो त्रुटिपूर्ण होंगे, लेकिन जब विभवमापी को जोड़ते हैं तो ये परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करेगी, इसके पाठ्यांक होंगे वो त्रुटिहीन होंगे। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। आगे देखिए विभवमापी की संरचना। देखिए विभवमापी की संरचना एक सरल व्यवस्था है, इससे कोई संरचना में कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। संरचना में देखिए लकड़ी का एक आधार होता है, लकड़ी का एक आधार होता है, और उस लकड़ी के आधार पर इस तरह से एक लकड़ी का आधार होता है, और उस आधार पर दो संयोजक पेच लगे होते हैं ए और बी। ठीक है, और इन संयोजक पेचों के बीच में 10 मीटर लंबा तार, 10 मीटर लंबा तार प्रत्येक मतलब 10 मीटर लंबा तार होता है जो हर 1 मीटर पर मुड़ा होता है। ठीक है, इससे विभवमापी में लकड़ी के आधार पर संयोजक पेच ए और बी के मध्य 10 मीटर लंबा तार है वो कसा हुआ होता है, और ये तार प्रत्येक 1 मीटर पर मुड़ा रहता है। तांबे की पत्तियों की सहायता से इस तार को देखिए यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, फिर उसको हमने 1 मीटर पे जाके मोड़ दिया, फिर वापस 1 मीटर मोड़ दिया, फिर 1 मीटर पर, ऐसे करके इसको 9 बार मोड़कर और संयोजक पेच ए और बी के मध्य इसको कस देते हैं। ठीक है, और ये तार है वो मिश्र धातु, ये तार जो बना होता है वो मिश्र धातु जो मैंने आपको बताई थी, मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है। ये क्यों बना होता है? इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इन धातुओं की जो प्रतिरोधकता अधिक वह प्रतिरोधकता ताप गुणांक के नगण्य होता है। मतलब इसके प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव होता है वो नगण्य होता है। अगर ताप चेंज होगा तो इसका प्रतिरोध है वो में कोई खास चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इस लकड़ी के आधार के इस तारों के समांतर एक मीटर स्केल भी लगा रहता है, और इस मीटर स्केल से हम तार पर संतुलित लंबाई का मापन कर सकते हैं। एक सिंपल फॉर्म होता है, लकड़ी का आधार है, दो संयोजक पेच लगे हुए हैं, और उनके बीच में मिश्र धातु मैग्नीन कांस्टेंटन का एक 10 मीटर लंबा तार होता है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान रहता है, और ये तार ए और बी के मध्य खिंचा हुआ कसा हुआ होता है, और इस तार को हमें प्रत्येक 1 मीटर पर मोड़ देते हैं, फिर 1 मीटर मोड़ते हैं, ऐसे इसको 9 बार मोड़कर लास्ट में बी से कस देते हैं इसको। ठीक है, ये होगा अपना विभवमापी। अब विभवमापी को प्राथमिक परिपथ होता है, इसको प्राथमिक परिपथ में कैसे कनेक्ट करते हैं इसके लिए देखिए, इसके लिए इसमें एक बैटरी होती है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को ए से और इस बैटरी के नेगेटिव को कुंजी से, और कुंजी को हम जोड़ देते हैं रियोस्टेट से, धारा नियंत्रक से, और धारा नियंत्रक को जोड़ देते हैं हमें बी से। ये विभवमापी का प्राथमिक परिपथ कहलाता है, प्राथमिक परिपथ। और वैसे देखिए ये तो इसका फिजिकल डायग्राम है। ठीक है, अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाए, विद्युत परिपथ बनाए, तो विभवमापी को बार बार ऐसा नहीं दिखाते हैं। ठीक है, इस विभवमापी के तार को एक सिंपल लाइन से दिखा देते हैं, ये ए और ये बी, ये हो गया विभवमापी का तार। तार के ए सिरे को मैंने आपको बताया था बैटरी के पॉजिटिव से, और नेगेटिव को कुंजी से, और कुंजी को धारा नियंत्रक से, धारा नियंत्रक का दूसरा सिरा
बी से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये है विभवमापी की संरचना। आगे देखिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक है विभवमापी का सिद्धांत। विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है कि अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान, अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान ज्ञात परिवर्ती विभवांतर से तुलना करके ज्ञात किया जा सकता है। कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है या कोई विभवांतर है उसे ज्ञात करना है, तो उसका मान हम ज्ञात परिवर्ती विभवांतर से तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं। और शून्य विक्षेप की अवस्था में अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान ज्ञात विभवांतर के बराबर होता है। यही विभवमापी का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो विभवमापी के सिद्धांत को समझने के लिए देखिए, ये विभवमापी का तार है। हम परिपथ का निर्माण करेंगे जिसमें ये भी विभवमापी का तार है। इस तार के इस सिरे को हमने बैटरी के पॉजिटिव से, नेगेटिव को कुंजी से और कुंजी को धारा नियंत्रक से, और धारा नियंत्रक को एक दूसरे सिरे को तार के बी सिरे से, इसको हम कहते हैं विभवमापी का प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ। और जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को तार के ए सिरे से और नेगेटिव को टर्मिनल को धारामापी से, धारामापी का दूसरा सिरा जो कि जे से, इसको हम कहते हैं विभवमापी का द्वितीयक परिपथ। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है वो शून्य कर देंगे, न्यूनतम कर देते हैं, मतलब शून्य कर देंगे। शून्य कर देंगे तो उस कंडीशन में इस सेल का संपूर्ण विद्युत वाहक बल इस तार की संपूर्ण लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। मतलब वी ए बी, तार के ए बी सिरों के मध्य विभवांतर है वी ए बी का मान होगा वो ए पी के बराबर होगा। जब इसका प्रतिरोध हमें शून्य कर देंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है, अब देखिए तार के ए सिरे से अगर हम बी सिरे की ओर अगर गमन करते हैं तो विभव के मान में कमी आती है, जिसको हम कहते हैं विभव पतन। विभव पतन, और ये विभव पतन है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ये विभव पतन होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती। यदि तार ए के ए और बी सिरों के मध्य विभवांतर वी ए बी और तार की लंबाई टोटल एल, ये होगा वी ए बी समानुपाती एल, और वी ए बी इक्वल टू आ जाएगा एक्स एल, और जहाँ एक्स एक समानुपाती नियतांक है जिसे विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का मतलब होता है विभवमापी की तार के एकांक लंबाई पर होने वाले विभव पतन को, विभवमापी के तार की एकांक लंबाई पर होने वाले विभव पतन को हम कहते हैं विभव प्रवणता। विभव पतन का मतलब तार के ए सिरे से बी सिरे की ओर अगर गमन करेंगे तो विभव के मान में कमी होती है, इसको हम कहते हैं विभव पतन। तो विभव प्रवणता क्या होती है, क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू वी ए बी अपॉन एल। इक्वेशन नंबर समझ में आ गया। और यदि विभवमापी के तार का प्रतिरोध R है जिसमें प्रवाहित धारा I है, तो ओम के नियम से आ जाएगा वी ए बी इक्वल टू आई आर। इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से
आ जाएगा वी एक्स इक्वल टू आई आर अपॉन एल, और ये इसको आई आर एम क्वेश्चन 4, और जहाँ आर एम इक्वल टू आर अपॉन एल, आर अपॉन एल, आर अपॉन एल क्या हो गया, तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, एकांक लंबाई का प्रतिरोध, ठीक है, आई आर एम। समझ में आ गया। अब देखिए, इससे विभवमापी के तार पर एक बिंदु C लेते हैं, और इससे C से बिंदु A की जो दूरी है, जो लंबाई है, वो L है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, VAC इक्वल टू आ जाएगा XL, VAC इक्वल टू XL। तो VAC समानुपाती L होगा। तार के किसी भी भाग के मध्य विभवांतर होगा वो उसकी लंबाई के समानुपाती। तो A और C की लंबाई है वो L है, और A और C के मध्य विभवांतर है वो VAC है। तो VAC समानुपाती L या VAC इक्वल टू XL। अब यहाँ X है वो भी ज्ञात है, L भी ज्ञात है, इसका मतलब VAC भी हमें ज्ञात होगा, और लंबाई परिवर्तित है तो ये विभवांतर परिवर्तित होगा। तो यहाँ VAC को हम बोलेंगे ज्ञात परिवर्ती विभवांतर, ज्ञात परिवर्ती विभवांतर, ठीक है, ज्ञात परिवर्ती विभवांतर। ज्ञात का मतलब X और L ज्ञात है तो ये ज्ञात हो जाएगा, और L चेंज है तो इसका मतलब VAC भी चेंज होगा। अब मान लीजिए आपने इस C बिंदु पर स्पर्श कराने पर धारामापी में जो विक्षेप है वो शून्य है, धारामापी में विक्षेप है वो शून्य है, धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि जो बिंदु C है वो होगा यहाँ शून्य विक्षेप बिंदु या अविक्षेप बिंदु, और इस बिंदु की A से जो दूरी होगी वो होगी, इसकी लंबाई होगी वो होगी संतुलित लंबाई, वो होगी संतुलित लंबाई, वो कितनी है L, वो क्या है L। क्लियर हो गया। C को पर आपने स्पर्श कराते आपने देखा यहाँ विक्षेप हो गया वो 0 हो गया। इस कंडीशन में जो C होगा वो होगा अविक्षेप बिंदु, और इस बिंदु की A से या ये कह सकते हैं कि AC की जो लंबाई होगी वो होगी इसकी संतुलित लंबाई, संतुलित लंबाई। और शून्य विक्षेप की अवस्था में E इक्वल टू VAC और VAC इक्वल टू XL। इक्वेशन 6, X हमें ज्ञात है, L ज्ञात है, तो अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि विभवमापी ने इस सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर दिया और परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं की। शून्य विक्षेप का मतलब इस सेकेंडरी परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो विभवमापी द्वारा मापा गया जो विभवांतर होगा वो होगा यथार्थ, विद्युत वाहक बल होगा वो यथार्थ होगा, मतलब उसका मान होगा वो वास्तविक मान के बराबर होगा। समझ में आ गया। मान लीजिए आप पहले इसको यहाँ टच करते, ये पॉइंट था C1 पर आपने स्पर्श कराते आपने देखा कि जो VAC1 है वो विद्युत वाहक बल से कम है, तो धारा वो इसके अकॉर्डिंग बहती, और धारा बहती ऐसे, फिर ऐसे होते ये, और इसमें विक्षेप आता बाईं तरफ, ठीक है। और V विक्षेप आएगा वो बाईं ओर, और जब आपने इसको इस C2 पॉइंट पर स्पर्श कराया तो आपने देखा कि VAC ग्रेटर देन E, तब धारा है वो इसके अकॉर्डिंग बहेगी और विक्षेप आएगा वो दाईं ओर, ठीक है। और जब आपने देखा कि VAC किसके बराबर हो गया, ठीक है, तो आप देखोगे इसमें विक्षेप होगा शून्य विक्षेप,
और शून्य विक्षेप की अवस्था में अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान ज्ञात परिवर्ती विभवांतर के बराबर होता है। सिद्धांत क्या बताया था मैंने? अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान, अज्ञात विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान ज्ञात और परिवर्ती विभवांतर से तुलना करके ज्ञात किया जा सकता है। और शून्य विक्षेप की अवस्था में अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात परिवर्ती विभवांतर के बराबर होता है। यही विभवमापी का सिद्धांत है। ओके।